कुछ बकबक कर रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना है तुमको। निकाल रहे अब। बुक निकालो। क्या कर रहे हैं? मैं तो लाइन बोल रही। हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, जैसे ही अपन किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कराते हैं वो गर्म होने लगता है, हीटेड हो जाता है वो। ये बोला है तुम्हारे बुक में, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, पेज नंबर है 40, हाँ 40 172। हैं? हाँ, सीधा एक्सरसाइज में सबको एक साथ करेंगे ना, बीच बहुत सारा हो जाएगा। न्यूमेरिकल को तो एक साथ ही करना है ना। तेरा चुप है, मैं नया लेके आई हूँ। नया लेके फ्री में मिला तो 10,000 एक गाल ले जाएगा मेरी मम्मी। एक गाल। मतलब वहाँ से लेके क्या गवर्नमेंट वाला पेन नहीं है, मेरे पापा ने कहा है। हाँ लो, बस अब ध्यान से सुनो। ये हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, देखो ये यहाँ पे तुम्हारे बुक में जो बोल्ड लेटर में लिखा है उतना इम्पोर्टेंट है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, ध्यान से इधर से बस करो। जब करंट किसी कंडक्टर से पास होता है, द कंडक्टर गेट हीटेड, तो जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सीधा सीधा बात है, जब किसी भी कंडक्टर से या रेजिस्टेंस से अपन करंट फ्लो कराते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो करंट के इस प्रभाव को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अच्छा हीट क्यों पैदा होता है मालूम है, एक बार और मैं बताया था। जब किसी कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें के सभी चार्ज कैरिज पे एक फोर्स लगता है, जो कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होता है उसके कारण होता है। अब उस फोर्स के इफेक्ट में वो फोर्स के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसके पाथ में जितने भी आयंस और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी आते हैं उनसे वो कोलाइड करता है। और जब भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो हीट पैदा होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और यही कारण है कि जब किसी भी कंडक्टर या रेजिस्टेंस से अपन करंट पास कराते हैं तो उसमें वो हीट पैदा हो जाता है, गर्म हो जाता है वो। अब वो कितना हीट पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, कैसे निकालेंगे, देखो क्या बकबक हो रहा है। वॉच टाइम बढ़ाओ। ठीक, मैं क्या यूट्यूब छोड़ दिया रहो तो भी चलते रहता वीडियो तो लगा दो। हाँ, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3.19 है। देखो मान लो कोई रेजिस्टेंस आर से अपन करंट फ्लो करा रहे हैं, किसी भी रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस आर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, दोनों एंड के बीच में उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है ना। तब उससे जो पावर कंज्यूम होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, तुम ये बताओ कि पोटेंशियल क्या होता है। लो, मैं पूछ दूंगा, कुछ नहीं बता पाओगे तो इतना मार दूंगा एक आध दिन कि मुझसे आवाज़ नहीं निकलेगा, बता देता हूँ। मैं बहुत दुस्साहसी भी हूँ इस मामले में। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल भी एनर्जी ही तो होता है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को हम किससे मेजर करते हैं, भाई हमारे पास जितना एनर्जी होगा उतना ही अपन वर्क कर पाएंगे, ठीक है ना। और पोटेंशियल किसी पॉइंट पे हो क्या है, वो भी तो वर्क ही है। यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल भी एनर्जी ही है, और एनर्जी को हम वर्क डन से मेजर करते हैं।
तो देखो Q चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में हमको सपोज W वर्क करना पड़ता है, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W/Q, यही पोटेंशियल है। तो V इक्वल क्या होता है? W/Q। तो अब देखो V इक्वल क्या हो जाएगा? V इक्वल W/Q होता है, तो W इक्वल क्या हो जाएगा? V इंटू Q नहीं होगा। तुम ऐसा समझो, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो V होता है। तो Q चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W इक्वल V इंटू Q। V क्या है? यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन है, तो Q चार्ज को लाने में उसका Q टाइम नहीं हो जाएगा? ये वर्क डन और यही एनर्जी, एनर्जी को अपन वर्क डन से मेजर करते हैं। तो W इक्वल VQ होगा। V इक्वल क्या होता है जानते हो? V इक्वल IR। तो V के जगह में लिख दो IR। जी क्या करोगे? ये G नहीं है भाई, ये Q है। G ऐसा होता है, ऐसा। हाँ, Q चार्ज VIR ओम्स लॉ। अब I इक्वल क्या होता है? Q/T भी होता है, ये भी जानते हो। तो यहाँ अपन पुट कर सकते हैं, यहाँ क्या किए हैं? V इक्वल पुट V इक्वल IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, I इज द फ्लोइंग करंट थ्रू कंडक्टर और रेजिस्टेंस। तो W इक्वल IRQ हो गया। अगेन पुट Q इक्वल I इंटू T। करंट I इक्वल Q/T होता है कि नहीं? यूनिट टाइम इंटरवल में जितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से होके पार होता है उसी को तो अपन करंट कहते हैं। तो Q इक्वल IT पुट कर देंगे इसमें, तो W इक्वल हो जाएगा IR इंटू IT। इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हम पाएंगे I स्क्वायर RT। यही वर्क डन है और यही एनर्जी है, ठीक। तो एनर्जी मीन्स वर्क डन, इसी को अपन लिख सकते हैं, दिस इम्प्लीज दैट E इक्वल I स्क्वायर R T। ये रिलेशन है तो 10th में भी पढ़े हुए सबको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को तुम, ठीक है। अब यदि प्रोड्यूस्ड हीट और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है कौन बताएगा? वर्क डन ही एनर्जी है ना, तुम इसको W ही रहन दे सकते हो क्योंकि अपन ऐसा ही रहन दो, ये एनर्जी मीन्स वर्क डन है। अब तुम ये बताओ वर्क डन और हीट एनर्जी में कुछ रिलेशन है क्या? जूल थॉम्सन इफेक्ट कभी सुने हो क्या? नहीं सुने हो तो बहुत गड़बड़ है, तो सुना करो कुछ कुछ। जूल थॉम्सन इफेक्ट तुम ऐसा समझो, थम नहीं थॉम्सन, क्या है देखो, जब अपन वर्क करते हैं तो कुछ पार्ट वर्क अप जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल ये है कि तुम हाथ को बहुत देर तक ऐसे ऐसे रब करते रहो एक दूसरे में, ये गर्म हो जाएगा, होता है ना। तो ये होता क्या है, जूल थॉम्सन या जूल सरनेम या नेम वाला कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने रूल दिया है कि वर्क डन और प्रोड्यूस्ड हीट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसको J से इंडिकेट करते हैं। J जो है जूल का फर्स्ट लेटर है, तो ऐसा पढ़े हैं J इक्वल W/H। तो W इक्वल क्या हो जाएगा? JH। दिस इम्प्लीज दैट W इक्वल JH। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। वो फर्स्ट है, ये सेकंड। हाँ ये सेकंड है, वो फर्स्ट है, ठीक। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ना, वी गेट H इक्वल I स्क्वायर RT/J। कहाँ से आया? हाँ, W का वैल्यू पुट किया, J को उधर ट्रांसपोज कर दिया, ये टाइम है ना, है
टी टाइम हाँ टी टाइम है। एच प्रोड्यूस्ड हीट इक्वल आई स्क्वायर आर टी अपान जे होता है। वो वी टाइप दिखने लगा है, जे इतना मुड़ गया है। तो यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। कितना हीट ये दे आई ठीक है। जे का वैल्यू 4.2 होता है, 4.2 जूल। हमेशा भी हाँ, जे कांस्टेंट होता है, रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है वर्क डन एंड प्रोड्यूस्ड हीट का, अच्छा और वो कांस्टेंट जे का वैल्यू 4.2 जूल होता है। 2 दिया है, देखो यहाँ पे H इक्वल आई स्क्वायर आर टी जूल लिखा है। इफ H इज H यहाँ पे कब मालूम है, ये H जो है जब हम कैलोरी में मेजर कर रहे हैं तब है ना, हीट को हम कैलोरी में मेजर कर रहे हैं। ये जो है ना जे हीट जो है कैलोरी में है, वर्क डन जो है जूल में है, तब इसका रेशियो जे होता है। कैलोरी में हम हीट को मेजर कर रहे हैं तब का है। तुम्हारे बुक में भी लिखा है, देखो या इस तरह से H इक्वल लिख सकते हो तुम आई स्क्वायर आर टी अपान जे का वैल्यू 4.2 रख दोगे तो H इक्वल आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 हो जाएगा। वो क्या किया है, 1/4.2 का वैल्यू निकाल दिया है सीधा सीधा। H इक्वल आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 आया है, देख लो तुम्हारे में भी, कैलोरी में निकालोगे तो बुक में दिया होगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। हम ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो बोलते हैं इतना कैलोरी बर्न की, हम्म, तो ये लोग करते हैं हीट जो एनर्जी रिलीज होता है। अब यहाँ पे कैसे इसको बहुत सारे फॉर्म में, आई भी वोल्टेज के फॉर्म में भी रख सकते हो तुम। आर का वैल्यू वी इक्वल आर आई से, आई की वैल्यू वी अपन आर रख दो, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में जो ज़रूरत है जैसा उस हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आगे दिया है देखो 3.20 में, जूल्स लॉ ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब यहाँ देखो ये लॉ दिया है ना, उसको अलग से तुमको रखने की ज़रूरत नहीं है। हीट H इक्वल क्या है, आई स्क्वायर आर टी है ना। H किस पे डिपेंड कर रहा है, आई स्क्वायर पे, आर पे और टी पे। उसी को लॉ बना दिया है 3 ठो। व्हेन आर एंड टी आर कांस्टेंट देन प्रोड्यूस्ड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आर और टी कांस्टेंट है, जे तो ही है कांस्टेंट, तब हम H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर कह सकते हैं। अब आई स्क्वायर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, जे तो ही है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कह देते हैं। अब R को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। R I सब कांस्टेंट है, केवल T वेरीज कर रहा है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। उसी को 3 ठो लॉ बना के दिया है, वो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जूल्स लॉ ऑफ हीट प्रोडक्शन दिया है ना, देखो देख लो तो तुम, ये तो जूल्स लॉ ऑफ हीट प्रोडक्शन दिया है ना, वो एक इक्वेशन में तुम याद रख सकते हो। मेन में सर वो लास्ट वाला बस काम है ना, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर। हाँ। टीआई आता नहीं होगा। डेरिवेशन 12th बोर्ड में आ सकता है डेरिवेशन। हाँ मतलब मेरे काम करने। हाँ, तेरे काम करने। सीधा उसी को यूज करेंगे। हाँ, कॉलेज के में कहाँ आता है क्वेश्चन आंसर? क्या कॉलेज में तो पूरा फुल थ्योरी और पूरा हर चीज़ को पूछ देता है, सीधा 10 नंबर का एक क्वेश्चन, हाँ उसमें आप पूरा सब डाल। A to Z। तो इस तरह से ये तुम घर में जानते हो, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रेस यूज़ करते होगे, वो तुम्हारा वो हीटर यूज़ करते होंगे, तो उसमें देखोगे लाल गर्म हो जाता है, वो टंगस्टन का वायर तो रहता है। इंडक्शन वो इंडक्शन पे बेस्ड होता है वो। हीटर आता है वैसे इंडक्शन का कोई। हाँ, वो हीटर उसमें रेजिस्टेंस होता है, वो सीधा हीट प्रोड्यूस करता है, वो वाला ना हाँ, ऐसे कॉइल टाइप कॉइल टाइप रहता है।
बहुत बिजली देता है, ऐसा करता है। हाँ वो बहुत बिजली बहुत देता है। हाँ उसमें ऐसे ऑरेंज टाइप हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसा कॉइल बने रहता है, जो भी है बहुत इलेक्ट्रिक। ठीक, अब आगे क्या है पॉइंट देखो। रूल ला तो तुमको इसी से याद कर सकते हो, अभी बताया मैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ला मैं एक लाइन में बता दिया हूँ। अब उसके बाद क्या है देखो तो। इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, पावर किससे मेजर करते हैं मालूम है? देखो, पावर मतलब पर सेकंड जितना ज़्यादा वर्क कर सके, यूनिट टाइम इंटरवल में जितना ज़्यादा तुम काम कर सकते हो उतना ही तुम्हारे पास पावर है, समझो। ठीक है, तो मान लो टी इंटरवल में डब्लू वर्क करते हो, तो यूनिट टाइम में कितना वर्क करोगे? डब्लू अपॉन टी। तो पावर जिसको पी से शायद इंडिकेट करता है, इसको मिटा दें। ये तो बुक में भी वही दिया है, ज़रूरत नहीं है लिखने का। ये वाला ऐसा आया नहीं हैं? ये लिखे ना राइट में, हाँ। ये थोड़ा सा कट गया, ये पूरा नहीं आया, सिर्फ एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर दिख रहा है, कुछ नहीं ऐसा? सिर्फ आई स्क्वायर दिख रहा था। अच्छा, ऐसा लिख देते हैं थोड़ा, एच इक्वल आई। वही बोल अब आ गया? अब आए। अब आ गए। ठीक, पर भी छोटा छोटा हो गया तो साइज बड़ा कर देते हैं। काम कीजिए, इसको ना वहाँ लिखे हैं, इधर लिखिए, इधर यहाँ? इधर इधर लिख। लेफ्ट यहाँ पे लिखिए, हाँ, इधर चलो, देखो बस बुक में उसको काम है। हो तो गया है वैसे ही। एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे, वेयर जे इक्वल 4.2 जूल। जो ही जे ही संवाद है जूल का। ठीक है, जे इक्वल 4.2 कैलोरी होता है। कैलोरी को के से लिखता है शायद। हाँ, अब पावर क्या है देखो। हाँ, पावर इक्वल क्या होता है देखो। हम यदि टी टाइम में डब्लू वर्क करते हैं तो यूनिट टाइम में कितना वर्क करेंगे? डब्लू अपॉन टी। तुम ऐसा कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर। डब्लू अपॉन टी ये होता है पावर। अब वर्क डन है ना डब्लू। अब देखो, अब पोटेंशियल क्या होता है? यूनिट चार्ज को लाने में वर्क किया गया वर्क होता है। वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको भी कहते हैं। तो यूनिट चार्ज को लाने में हमको जो वर्क करना पड़ता है वो भी है। तो क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? V इंटू क्यू अपॉन टी। अब इसको ऐसा थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, V इंटू क्यू अपॉन टी। यह क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज नो एज करेंट। Q अपॉन टी क्या होता है? करेंट। ये हो जाएगा V इंटू आई, यही पावर है। पावर को हम V इंटू आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग करंट पे। और क्या दिया है तुम्हारे बुक में? अच्छा, पावर को फिर अभी अपन क्या किए थे? W का वैल्यू आई स्क्वायर आर टी निकाले थे ना। यस तो इसको तुम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और लिख लो, वी नो दैट क्या W इक्वल आई स्क्वायर आर टी। देन पावर कैन बी रिटन एज P इक्वल आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी इक्वल आई स्क्वायर आर, ऐसा भी लिख सकते हो।
अब तुम यहीं पे लिख सकते हो, देखो V इक्वल आई आर लिख दो यहीं पे, पुट V इक्वल आई आर, वी गेट पावर P इक्वल आई स्क्वायर आर। भाई इतना लिखने की जरूरत नहीं था, वहीं पे लिख सकते थे तुम। ये सब तो था 10th में, हाँ अभी याद है 10th में सब पढ़े हो। समझ कुछ नहीं। हाँ, पावर का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट वाट, ठीक। और अपन जो यूनिट जो खपत यूनिट जो मेजर करते हैं वो किलोवाट पर आवर होता है। ये क्या है? पर सेकेंड है, उसको पर आवर में चेंज करोगे, फिर 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोवाट पर आवर आएगा। ये पावर जो है पर सेकेंड है, तो इसको कितने से इंटू करोगे तो 1 आवर में चेंज होगा वो। हाँ 1 आवर में कितना सेकेंड होगा? नहीं 1 आवर 60 into 60। हाँ 3600। तो इसको 3600 से इंटू कर दोगे तो पर आवर हो जाएगा, और फिर उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोवाट पर आवर हो जाएगा। किलोवाट पर आवर को अपन 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। दिया है ना वैसे? 3.6 into 10 to the power 6 तो 1 किलोवाट पर आवर हो जाएगा। उसको तुम सिंप्लीफाई करो या 10 के पावर में या फिर साइंटिफिक मेथड में लिखो तो 3.6 into 10 raised to the power 6 जूल पर आवर होगा, ठीक। जो बल्ब में लिखा रहता है, जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो तुम यूज़ करते हो उसमें लिखा रहता है इतना वोल्ट तो इतना वाट। सामान्य बल्ब में ही देख लो, हाँ वोल्ट का लिखा रहता है। जो पुराना वाला जो बल्ब जो मिलता था जो बहुत गर्म होता था, हाँ हाँ, उसमें लिखा रहता था 240 या 220 वोल्ट, 60 वाट, 100 वाट, ऐसा लिखा रहता था। उसका मतलब ये है कि यदि हम उसको 220 वोल्ट के सप्लाई लाइन में यदि जोड़ते हैं उसको, तो पर आवर 60 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब 15 कर दिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है वो, विद्युत की खपत बहुत बढ़ा देता है। एलईडी में क्या होता है? दुधिया प्रकाश होता है, उसकी जो पावर बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी इसका तो ये कहना गलत है। सफ़ेद प्रकाश पैदा होता है इसका, जो तुम यूज़ करते हो ना, जो प्रकाश माने दुधिया जो लाइट आता है ना, हाँ वो आता है, लेकिन उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ये कहना गलत है। हैं? लेजर लाइट क्या है मालूम है तुमको? मोनो एटॉमिक नहीं, मोनो या एक कलर को 7 कलर का बना होता है लाइट, जानते हो कि नहीं? उसमें से किसी स्पेसिफिक कलर को अलग कर लो और उसको इंटेंसिटी बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो इंटेंसिटी, मतलब उसमें जो एनर्जी बहुत होता है, ज़्यादा होता है, तब वो लेजर हो जाता है। हाँ मोनोक्रोमेटिक ऐसा कुछ कहते हैं शायद। सर लेजर उस तरह से क्यों बढ़ता है? जैसे बाकी लाइट तो पूरा फैल जाता है। देखो ये क्या है, तुम ऐसा पढ़े हो कि जब मतलब जो लाइट रेज है उसको किसी भी प्रिज्म के एक फेस में डालोगे तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ये तो जानते हो तुम। तो वो जो 7 कलर है वो मिक्सअप होके एक दूसरे के एरिया में ओवरलैप करने के बाद हमको एक वाइट कलर दिखता है, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं वो। जब एक ही कलर का लाइट होगा तो उसकी जो एक निश्चित कलर मतलब फ्रिक्वेंसी निश्चित है उसकी, हर कलर के लाइट की हर कलर के लाइट का एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होता है। अब उस फ्रिक्वेंसी, एक निश्चित फ्रिक्वेंसी के लाइट को अलग कर दोगे, मतलब एक स्पेसिफिक कलर को अलग कर दोगे और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाओगे। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना पड़ता है।
ठीक है ना। तो जब इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो इतना एनर्जी उसमें रहता है कि किसी भी एरिया में टकराने से उतना को जला देता है। अच्छा, इसीलिए वो गन वन में रेड यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा ग्रीन सबसे कम किसका? ग्रीन भी यूज होता है, रेड भी। सब हाँ वही मैं भी सोच रहा था। ग्रीन का याद आ रहा है कि फिर वही में ग्रीन किया हुआ है। सर तो सबसे कम वो डिस्टेंस किसका रहता है जो डिस्टेंस मतलब एक बोले ना एम्पलीट्यूड। हाँ एम्पलीट्यूड देखो, फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है पहले वो देखो। तुम उसको साउंड में जाना पड़ेगा हमको, वेव में। अब इसलिए अभी जो पढ़ रहे हैं वहीं तक लिमिटेड रहो, दोनों को कंबाइन कहीं और करेंगे। ला तो दिखा क्या दिए। पिक्चर देखी उसके बाद आंसू शुरू हो गया। ठीक, पावर रेटिंग तो हो गया समझो। पावर रेटिंग क्या है मालूम? पर सेकेंड या पर आवर या पर मिनट जो भी हो, जो भी हमको टाइम दिया हो, पर आवर में जितना हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे वही पावर रेटिंग है। ये पर सेकेंड में करते हैं तो आई स्क्वायर आया था ना, वो पावर रेटिंग है। ये केमिकल सेल है। उसके बाद फिर प्राइमरी सेल है, सोलर सेल भी है क्या? सबसे तेरा 16 सेल भी है ना। हाँ सेकेंड ईयर तक सीख गया। उसको सिखाया है नाम से सीख गया। ये ना अभी बहुत सारा इस चैप्टर में। फिर पोटेंशियोमीटर करके है ठोलक से। और तो सेल हम लोग पढ़ डाले आज ही टेस्ट भी लाए थे। सेल का देखो, हाँ तुम ये बताओ हमारे शरीर को एनर्जी किससे मिलता है? भोजन से। ऐसा मत कहना, भोजन से तो मिलता है लेकिन वो अपन खा लेते हैं तो सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है क्या? ब्लड से तो आपको प्रोटीन विटामिन। हाँ लेकिन क्या है, अपन जो कंज्यूम करते हैं हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन ही होता है। जो खाना रहता है वो जो टूटता है। हाँ मतलब वो मतलब पाचन की क्रिया कहते हैं जिसको। हाँ तो जो पाचन की क्रिया बोलते हैं वो वास्तव में रिएक्शन ही है, ठीक है ना। तो रिएक्शन में हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उस एनर्जी से ही हम सारा वर्क कर पाते हैं। तो ये सेल क्या है देखो पहले। अब सेल में, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है शॉर्ट में, ठीक है। कैसे? अपन क्या करते हैं उसमें केमिकल ही तो भरते हैं बैटरी के अंदर, ठीक है। और केमिकल भरते हैं तो आपस में वो अंदर कोई रिएक्शन होता है और उससे करंट प्रोड्यूस होता है। अब वो कैसे प्रोड्यूस होता है दूसरा मैटर है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ डेफिनेशन दिया है केमिकल सेल का, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल सेल। अब यहाँ पे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत गलती होता है इसी में। किसी सेल का ईएमएफ क्या होता है मालूम? जब उससे अपन करंट नहीं ले रहे हैं, मतलब उससे कोई भी एनर्जी हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उससे, और तब उस कंडीशन में उसके जो दोनों ब्राड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। वो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। और जैसे उससे किसी इंस्ट्रूमेंट को हम चलाने लगें तो उस कंडीशन में दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं कहते। मतलब बैटरी के दोनों ब्राड, पॉजिटिव और निगेटिव ब्राड के बीच
मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसमें कुछ बोला है, सेल आर आल्सो कॉल्ड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एन अरेंजमेंट विच सप्लाइज एनर्जी in same form so as to bring about the movement of free electron in a conductor in a particular direction। ये क्या बोला, कुछ समझ में आया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो अरेंजमेंट है जो इलेक्ट्रॉन के फ्री फ्लो के डायरेक्शन को तय करता है। इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी में किधर से किधर जाते हैं मालूम है? एनोड से कैथोड। हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसलिए हम जो फ्लो ऑफ चार्ज को उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। वास्तव में करंट माने फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मगर करंट का फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में अपन करंट को लेते हैं। अब सेल दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल है, दूसरा सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी से ये ना लेक्लांसे सेल, ऐसा तुम प्रैक्टिकल में उपयोग करोगे ये सब। वो है ना लेक्लांसे। हाँ, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, ये सब आएगा। फ्यूल सेल जिसमें भी लगा लो फ्यूज हो जाए। नहीं सर, फ्यूल सेल पड़े सादा के वो लगता है। ये केमिस्ट्री में आया होगा ये सब। केमिस्ट्री में तो रे इसमें कहाँ से यस सर, केमिस्ट्री हर चीज तो फ्यूल सेल ही है। फ्यूल अरे सर फ्यूल बोलते हैं कि फ्यूज बोलते हैं सब शुरू में। फ्यूल 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 प्राइमरी फ्यूल सेल, फ्यूज जैसा क्या हो गया? प्राइमरी सेल कुछ हाँ, तो यहाँ पे भी वही छेद, बस सुनते जाओ। देखो, प्राइमरी सेल किसको कहते हैं? The primary cell are those cells in which the chemical energy is directly transformed into electrical energy by inversible chemical reaction। देखो, प्राइमरी सेल उसको कहते हैं जिसमें अपन जो भी केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें रिएक्शन से डायरेक्ट जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिस सेल में, उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे ऐसा सब्सटेंस भरा हो किसी सेल में जिसमें जो रिएक्शन होता है जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो क्या है, तुम उसी बैटरी को चार्ज कर सकते हो जिसमें केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। मतलब यदि वो न्यूट्रलाइज हो गया तो तुम उसको रिवर्स प्रोसेस में ला के फिर से उसको चार्ज कर सकते हो। बैटरी न्यूट्रलाइज क्यों होता है मालूम है? मतलब वो ख़राब हो गया ऐसे बोलते हैं, क्यों ख़राब होता है? उसको वही क्षमता खत्म हो जाती है। नहीं तो क्षमता अपने आप ख़त्म हो जाती है क्या? धीरे धीरे क्षमता खत्म। मैं तो उसका स्पीड भी नहीं पूछा, मैं क्यों हो जाती है पूछा हूँ मैं, धीरे धीरे ज़ोर से। ये तो खैर होता क्या है, देखो उसकी बैटरी समय के साथ केमिकल रिएक्शन होता क्या है, देखो जैसे आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कुछ भी एसिड लेते हैं बैटरी में, तो वो जो है आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइजेशन कंडीशन में होते हैं। अब क्या होता है कि आयन जो है वो जो जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है वो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री है वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो होता क्या है कि जब आयन जो है पॉजिटिव ब्राड से, मतलब चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव ब्राड की ओर आएगा। वो नेगेटिव ब्राड में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, डोनेट कर, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज होकर उसमें लगातार चिपकते रहता है। अब पूरी तरह से कवर कर ले जो नेगेटिव ब्राड है इस बैटरी का उसको, तो फिर और केमिकल रिएक्शन क्लोज हो जाएगा, और जब क्लोज हो जाएगा तो कोई एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो बैटरी जो है वो खराब हो गया। सही बोला था ना, क्षमता खत्म। अच्छा, वो एक लोग बोलते हैं ना सर, बैटरी में लिथियम पॉलीमर या अरे वो लिथियम बैटरी जो है बहुत महंगा बैटरी है आज के डेट में। वो लिथियम जो है 1 किलो लिथियम 6,000 रुपये का बिकता है। आयन करके ऐसा कुछ लिखा है ना, वो डिफरेंस बहुत इफिशिएंट
नहीं, लिथियम एक ऐसा सब्सटेंस है वो जो बहुत कम मात्रा में बहुत अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसकी इफ़िशियंसी भी पर्याप्त होती है। इसीलिए ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यूज होता है। हाँ, वो जो कार जो आजकल इलेक्ट्रिकल कार जो बन रहा है ना, उसमें लिथियम बैटरी यूज़ होता है। और हाँ, इसीलिए वो बैटरी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। उसमें जो मटेरियल भराते हैं, जो लिथियम जो होता है, ये अभी जहाँ युद्ध कहाँ हो रहा है, वार यूक्रेन में, यूक्रेन में लिथियम बहुत प्रचुर मात्रा में है। और लिथियम जो है, लिथियम को रैंडमली कहीं भी जाती है, कोई सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं भाई, अर्थ में सारा चीज़ अर्थ में मिलता है, तो वहाँ के अर्थ में लिथियम की मात्रा पर्याप्त है। उसको निकालते हैं, प्योरीफिकेशन के बाद उसको यूज़ करते हैं। बहुत कास्टली, धीरे धीरे उसके कास्ट जो है बढ़ता जा रहा है, इसीलिए बैटरी महंगा होता जा रहा है। जैसे जैसे हमको एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाएगी और हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी जो रेट है वो बढ़ते जाएगा। बैटरी आज 35-40 हज़ार में अच्छा खासा बैटरी, बहुत अच्छी क्वालिटी का बैटरी जो कार में यूज़ होता है 35-40 हज़ार तक में आता है। हाँ, तो यहाँ पे प्राइमरी सेल किसको कहते हैं? उस सेल को जिसमें केमिकल रिएक्शन को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो प्राइमरी सेल है। हाँ हाँ, डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, माने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो केमिकल जो रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज जो होता है, ठीक है ना, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ओरिजिनल केमिकल स्टेट ऑफ द सेल कैन नॉट बी ब्रॉट बैक बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ये क्या बोला है? प्राइमरी सेल में होता है क्या मालूम? उसको हम फिर से ओरिजिनल कंडीशन में नहीं ला सकते, उसमें का जो केमिकल है उसको, माने एक बार वो ख़राब हुआ तो कोई काम का नहीं है वो बैटरी, उसको बैक रिवर्स प्रोसेस में उसको अपन फिर से प्रारंभिक कंडीशन में केमिकल सब्सटेंस को हम नहीं ला सकते। प्राइमरी सेल्स जो है वो चार्जेबल नहीं होता है, दूसरे शब्दों में हम उसको फिर से चार्ज नहीं कर सकते। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल है, देखो प्राइमरी सेल का तुम्हारे बुक में दिया है। फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल्स आर सिंपल ओलेटिक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, ड्राई सेल एक्सेट्रा। ड्राई सेल माने छोटे छोटे बैटरी नहीं मिलता है जो रिचार्जेबल नहीं होता है, वो सब प्राइमरी सेल है। हाँ, रिमोट वाला, टेप रिकॉर्डर में लगता अच्छा, हाँ, है, वो टॉर्च में पेंसिल लगता सेल, है। हाँ। और उसी में रिचार्जेबल जो सेल होते हैं, सर जो छोटा छोटा सेल आता है उसमें कितना, मतलब वैसे कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी होता है पर इसमें से इतना एनर्जी निकलेगा? 1.5 वोल्ट ही होता है हमेशा। सब हाँ, जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं ना उसमें, तो केमिकल चेंज में जनरली 1.5 के आसपास ही वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। हाँ, उसका EMF 1.5 to वोल्ट। 1.25 होता है। हाँ। वोल्ट। EMF मतलब मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस, वो 1.5 के आसपास होता है। कितना टाइम हो गया? 6:30। तो बस क्लोज करते हैं इसको। हाँ, आपका